प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत। देखिए, पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मानव अधिवास के प्रकार, जिसमें आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवास के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़ रहे थे और उसके बाद ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप। जैसा कि कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप का मतलब होता है कि मकानों की बसाव की आकृति से, कि मानव अपने जो अधिवास है वो किस आकृति में बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, उस बसाव की आकृति की भिन्नता के आधार पर ही मानव अधिवासों को उनके प्रतिरूपों के नाम से जाना जाता है। तो उनमें हम तमाम प्रतिरूपों के बारे में पढ़ चुके थे। कुछ प्रतिरूप आपके और हैं जो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आर्य प्रतिरूप। यहाँ पर बच्चों आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। अक्सर यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेम लगता है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस है। सबसे पहले आर्य प्रतिरूप की अगर हम बात करते हैं तो आर्य प्रतिरूप का मतलब है कि जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी गांव में कोई एक स्थान पर, जैसे आपको इस डायग्राम में दे रखा है कि ये कोई स्थान है और इस स्थान पर अलग अलग दिशाओं से विभिन्न मार्ग आ रहे हैं और इन मार्गों के सहारे त्रिज्याकार रूप में जब मानव अपने अलग अलग इन अधिवासों का निर्माण कर लेता है तो इन्हें हम आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से आप भलीभांति समझ सकते हैं कि इसमें ये विभिन्न मार्ग जो हैं वो अंदर की ओर आ रहे हैं, एक स्थान पर मिल रहे हैं और इन्हीं मार्गों के सहारे आपके मानव अधिवासों का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तारा प्रतिरूप। देखिए, दोनों में जो डायग्राम है वो सेम है, हल्का सा अंतर है कि तारा प्रतिरूप का मतलब है कि प्रारंभ में आर्य प्रतिरूप के जैसा ही ये विकसित होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि किसी गांव में एक मूल स्थान से, एक मूल केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली उन सड़क मार्गों के सहारे, जैसे इस स्थान से ये बाहर की ओर सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, ये अलग इस दिशा में जा रहा है, विभिन्न दिशाओं की ओर बाहर की ओर जा रहा है। जब अनेक दिशाओं से आकर के, आपको यहाँ ध्यान देना है, अनेक दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से मार्ग आकर के किसी एक स्थान पर मिलते हैं तो उन मार्गों के त्रिज्याकार आधार पर जब मानव अधिवास का या मानव बस्ती का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं आर्य प्रतिरूप। लेकिन जब बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के सहारे अधिवासों का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं तारा प्रतिरूप। इस प्रकार से इन दोनों डायग्रामों को आप भलीभांति देख सकते हैं। सेम आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आपको सेम वही है कि एक मूल केंद्र है और उस मूल केंद्र के विभिन्न दिशाओं से, बाहर से अंदर की ओर सड़क मार्ग आ रहे हैं और इसमें एक मूल केंद्र पर या मुख्य स्थान पर, इस मूल स्थान से बाहर की ओर विभिन्न दिशाओं को मार्ग जा रहे हैं और इसमें तो मूल केंद्र पर विभिन्न दिशाओं से मार्ग आकर के मिलते हैं और इसमें बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के सहारे, मार्गों के सहारे जब मानव अधिवासों का निर्माण हो जाता है तो उसे हम तारा प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृत्ताकार यानी कि एक तरीके से वृत्ताकार रूप में या गोलाकार रूप में, अर्थात जब किसी गांव में कोई जलाशय या कोई धार्मिक स्थल या कोई मंदिर, मस्जिद या कोई चौपाल या पंचायत घर आदि के चारों तरफ
जब मानव अपनी सुविधा के अनुसार अपने अधिवासों का निर्माण कर लेता है तो उसकी जो आकृति है वो वृत्ताकार या गोलाकार हो जाती है। ऐसे मानव अधिवास प्रतिरूप को हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बच्चों अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप की अगर अपन बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है अनियमित का मतलब है जो सिस्टम से नहीं है, अर्थात मानव द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण करता है या उसके द्वारा कर लिया जाता है, अर्थात आकार रहित अधिवास का निर्माण हो जाता है। यानी कि उन अधिवासों का, उन मानव बस्तियों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए आकार रहित ऐसे अधिवास क्षेत्रों को जिसे हम अनियमित अधिवास कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देखा कि ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के कौन कौन से रूप हैं, जिसमें आपने रेखीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, है ना, इसके अलावा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्तानुमा प्रतिरूप आदि विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बच्चों अध्ययन करेंगे कि इन ग्रामीण बस्तियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं और ये मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के बाद बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे, अपना अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों की या ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याएं। देखिए नॉर्मल सी बात है, अक्सर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और सामान्य बोलचाल में अगर देखी जाए तो अपने आसपास के क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में हमें मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार की समस्याएं नज़र आती हैं या दिखाई पड़ती हैं। अक्सर ऐसी समस्याओं को ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे सामान्य सी जो समस्या आपको नज़र आ रही है, आवागमन के साधनों का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इन अधिवासों में पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों की कमी होती है, सार्वजनिक साधनों का अभाव होता है, केवल व्यक्तिगत ही साधन इन क्षेत्रों में होते हैं, इसलिए अक्सर लोगों का आवागमन जो है वो कठिन हो जाता है और आने जाने के लिए इन लोगों को इन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगली जो समस्या है स्वच्छ पेयजल का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से पीने के पानी की जो समस्या है एक विकराल रूप धारण किए हुए है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के पशुओं को गंदे पानी का इस्तेमाल पीने के रूप में करना पड़ता है और कई बार इसी प्रकार के दूषित जल का इस्तेमाल मानव के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये पेयजल की जो समस्या है इन ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकराल रूप धारण किए हुए है। अगली बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ये आपकी अगली इम्पोर्टेंट जो समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ की इन लोगों को, इन बस्तियों की ये सबसे मुख्य समस्या है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए निकटवर्ती शहर या कस्बे में जाना पड़ता है। और दूसरी बात, आवागमन के साधनों का मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अभाव है, इसलिए कई बार समय पर उचित इलाज न होने के कारण भी इन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है
उसके बाद अगली बात हम करते हैं विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में नियमित और विद्युत आपूर्ति का मुख्यतः अभाव रहता है, और जिससे यहाँ दैनिक जीवन के साथ साथ इन क्षेत्रों के जो कृषि क्षेत्र हैं या कृषि कार्य हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए विद्युत आपूर्ति का अभाव होने के कारण भी इन लोगों को प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, रोजगार के अवसर न होना। देखिए बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इन क्षेत्रों में, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आधारभूत कार्यों के आधार पर, कि इन ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में, जैसे कृषि है, भोजन संग्रहण है, आखेट है, लकड़ी काटना है, मत्स्य पालन है, आदि अन्य व्यवसायों में ये लोग संलग्न होते हैं। तो अक्सर ये लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, और कृषि कार्य होने की वजह से जैसे छिपी बेरोजगारी है या अदृश्य बेरोजगारी है या मौसमी बेरोजगारी है आदि विशेष प्रकार की इन लोगों के जो सामने हैं वो समस्या है, जिसमें हम बात कर सकते हैं अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। इसी में ही एक पॉइंट अपन और पढ़ते हैं, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम विशेष के अनुसार भी कई बार इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, और कुछ मौसम विशेष में ये लोग काम करते हैं और उसके बाद ये लोग रोज़गारहीन दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा इन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर रोज़गार के साधनों का अभाव है, रोज़गार के अवसर नहीं होते हैं। ये भी इन लोगों की, इन बस्तियों की मुख्य समस्याएं हैं। अगली जो समस्या की बात हम करते हैं, सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। देखिए बच्चों, वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में, इन दूर दराज के इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपके सूचना की जो तकनीकी है उनका अभाव रहता है। इंटरनेट सुविधाएं भी इन ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, और इसलिए कई बार सूचना और तकनीकी या फ़ोन सेवाएं उचित समय पर न होने के कारण इन लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। देखिए बच्चों, ये इन ग्रामीण बस्तियों की सबसे इम्पोर्टेंट समस्या भी है। अन्य समस्याओं की भांति ये भी एक जटिल समस्या बनती जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के ही शिक्षा की व्यवस्था मिलती है। अक्सर उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अक्सर इन ग्रामीण बस्तियों के लोगों को शहरों की ओर रवाना होना पड़ता है, नगर, निकटवर्ती नगर, शहर या कस्बे की ओर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन लोगों को कई समस्याएं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से भी इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मुख्य रूप से बात यह है कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा का अभाव होने के कारण अक्सर ये लोग सीमित शिक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं और आगे ये लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। शिक्षा के अध्ययन का कार्य बंद हो जाता है, और शिक्षा का अध्ययन का जो कार्य है वो बंद होने के कारण आगे चलकर इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से आप लोगों ने इस पार्ट में अध्ययन किया कि ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण अधिवास के प्रकार और ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप
और लास्ट में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं। इसी के साथ आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नगरीय अधिवासियों के बारे में और नगरीय अधिवासियों के प्रकार, नगरीय अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक धारावी बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।